स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, ठीक, HCl, ये सब किसमें आ गए? स्ट्रॉन्ग एसिड में है दोनों इलेक्ट्रोलाइट, एसिड भी और बेस भी। ये क्या था आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या क्या है? NaOH, KOH, ठीक, जहां भी लिखा हुआ NaOH और KOH, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब पूरी तरह से Na और OH में टूट जाएंगे, ठीक, पूरी तरह से Na और OH में टूट रहे हैं। H2SO4 वाले पूरी तरह से H+, 2H+ और SO4-2 पे टूट रहे हैं। पूरी तरह से टूटने का मतलब क्या है? पूरी तरह से टूटने का मतलब है जितने मॉलिक्यूल्स या जितने मोल हमने दिए थे वो सारे मोल डिसॉल्व हो गए, ठीक। सिंगल एरो से शो करेंगे, सिंगल एरो से शो करेंगे। सेकेंड चीज, वीक में आइए, वीक वाले में क्या करोगे? वीक वाले आपने 10 मोल्स लिए तो सपोज करिए 10 में से उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 60% है, 90% है, 40% है, तो उसी हिसाब से वो डिसोसिएट होंगे। मतलब ये नाम पढ़ के बताओ। CH3COOH क्या है ये? एसिटिक एसिड। क्या है ये? एसिटिक एसिड। ये हाइड्रोलाइज हो रहा है, ठीक, इसे पानी में हम घोल रहे हैं। तो ये देखिए, ये बताइए इनका टेस्ट क्यों होना है? टेस्ट कर पेपर आपको भेजेंगे, नहीं तो इस यूनिट का ये पहले पढ़ाई थी, दोनों मिला के कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन, दोनों मिला के 20 क्वेश्चन। पार्शियल हो रहा है। पार्शियल का मतलब क्या? ये वीक एसिड है, वीक एसिड का मतलब हमने डिसॉल्व किया, कुछ हिस्सा आयन में टूट रहा है, ठीक, और कुछ नहीं टूट रहा है, या ये कह सकते हैं कि कुछ आयन में टूटा और कुछ वापस जुड़ के एसिटिक एसिड फिर से बना दिया। मतलब आयन में और जो हमने स्टार्टिंग का लिया था मटेरियल, इन दोनों में इक्विलिब्रियम है, साम्य है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? कब आती है ये स्टेट? ये स्टेट कब आती है? ये स्टेट तब आती है जब इस रिएक्शन का रेट और इस रिएक्शन का रेट बराबर होता है। जितना ये बन रहा है उतना ही ये बने, मतलब ये इसमें बनता जा रहा है और ये जुड़ के फिर से वापस इसमें बनता जा रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? इसके लिए हमने और क्या निकाला था? K की वैल्यू निकाली थी। K की वैल्यू क्या थी? देखिए, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ऐसे तो निकलता है कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जो जो प्रोडक्ट बने हैं उनकी कंसंट्रेशन अपॉन जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन, ठीक। प्रोडक्ट में क्या क्या लिखेंगे? ये और ये, ठीक। इसी से ओस्टवाल्ड का लॉ निकाला था हम लोगों ने, ओस्टवाल्ड लॉ फॉर डाइल्यूट
फिर इसके बाद क्या था, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एसिड क्या है और बेस क्या है। तो एसिड बेस के लिए कई लोगों ने कई तरीके की थ्योरी दी, ठीक। ब्रॉन्स्टन-लूरी आपके सिलेबस में है, आर्हीनियस सिलेबस में है और लेविस है, ठीक। तो ब्रॉन्स्टन-लूरी ने क्या कहा कि एक जो H+ दे पानी में घुलने पर वो क्या है, एसिड। एसिड क्या होते हैं, जो पानी में घुलने पर H+ देते हैं। एक लेके चलो, एक ने कहा था H+ देते हैं, एक ने कहा था OH देते हैं, तो वो ब्रॉन्स्टेड हो गए, ठीक। ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा था कि जो एसिड होंगे पानी में घुलने पर H+ देंगे और जो बेस होंगे पानी में घुलने पर OH- देंगे। उन्होंने ये थ्योरी दी, ठीक। सेकंड आया आर्हीनियस। आर्हीनियस ने क्या कहा, जो एसिड होगा वो H+ देगा और जो बेस होगा H+ लेगा, ठीक। तो इसमें देखिए एसिटिक एसिड क्या है आपका, H+ दे रहा है, तो ये क्या है, एसिड। और H2O क्या है, H+ ले रहा है, लेकर H3O बना रहा है, तो वाटर क्या हो गया, बेस, ठीक। इसी तरह से आर्हीनियस हो गया, हाँ ठीक है, ब्रॉन्स्टन-लूरी हो गया, आर्हीनियस हो गया। अब तीसरा लिखिए लेविस एसिड, लेविस कॉन्सेप्ट, LEWIS, लेविस कॉन्सेप्ट सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आधुनिक यही है। और अब जितनी पढ़ाई होती है उसमें एसिड बेस में इसी को देखते हैं कि कौन सा लेविस एसिड है, कौन सा लेविस बेस है, ठीक। लेविस एसिड लिखिए, लेविस कॉन्सेप्ट में आगे लिखिए, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करते हैं, एसिड कहलाते हैं। तथा वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, बेस कहलाते हैं। देखिए लेविस एसिड और लेविस बेस की कहानी, जैसे आपका BF3 है, ठीक। बोरान के सबसे आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है बोरान का, बोरान का एटॉमिक नंबर कितना है, अब 6 और 4 के बीच में कितना बचा, 5, ठीक। बोरान का कितना है, 5। तो आउटर में कितने हुए, 3, 1s2 2s2 2p1, यही तो है, 1s2 2s2 2p। आउटर में कितने हैं, 3, तो करने के लिए है, ठीक। एक्स वाले क्या है, बोरान के हैं, ठीक। फ्लोरीन के आउटर में कितने होते हैं,
क्लोरीन के सबसे बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? अरे भैया पीरियोडिक प्रॉपर्टी सबसे पहली बात तो काम करिए, अगर तैयारी कर रहे हैं वाकई में सीरियसली, तो एक पीरियोडिक टेबल परचेज करिए। 15-20 रुपए का मिलता है पीरियोडिक टेबल, पूरा आवर्त सारणी जिसको कहते हैं, और जहाँ पढ़ाई करते हैं उसको चिपकाइए वहाँ जाके। मेरे कमरे में आज तक लगी हुई है, आते जाते देख लिया करिए। बोरान कहाँ बोरान है? अच्छा यहाँ बोरान है। फ्लोरीन कहाँ? यहाँ फ्लोरीन है। एल्युमिनियम कहाँ? अच्छा यहाँ एल्युमिनियम है। उसकी पोजीशन से काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक वेट कितना है। ये सब चीज़ें उसकी पोजीशन से पता चल जाती हैं। बोरान किस पोजीशन में है, 3rd में आ रहा है या 13वें ग्रुप में है, तो समझ गया बाहर में 3 है। कार्बन 14वें में है, समझ गया बाहर 4 है। सल्फर कहाँ आता है? कॉमन सी चीज है सल्फर पीरियोडिक टेबल में कहाँ आता है? किसके ऊपर या किसके नीचे या किसके अगल बगल? पोजीशन पूछ रहे हैं। पोजीशन हम ऐसे बता दिए, आप नंबर से छोड़िए कि कौन से वर्ग में है, कहाँ पे कुछ अगल बगल का बता दिए कि सब इसके बाद आता है या इसके नीचे आता है या इसके ऊपर है, कहाँ आता है। फास्फोरस कहाँ आता है? तो बेसिक चीजें आप लोग कुछ नहीं पता। सल्फर कहाँ आ रहा है, बोरान कहाँ है, कुछ पता हो कि हाँ सर इधर वाले में आता है, दाएं में आता है कि बाएं में आता है, पहली लाइन में है कि दूसरी लाइन में है, कुछ तो बताइए। पीरियोडिक टेबल बिना एंटर हो गया आप लोगों का। पीरियोडिक टेबल कुछ नहीं पता आप लोगों को कैसी होती है, उसको कैसे रटा जाता है, कैसे याद किया जाता है। पीरियोडिक टेबल पूरी याद करनी पड़ती है कि कौन चीज़ कहाँ है। आधी उसकी प्रॉपर्टी कि वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, रेडियस कैसा होगा, साइज कैसा होगा, सब चीज़ें उसकी पोजीशन से पता चल जाती है, रुकना नहीं पड़ता अलग से। आपने पीरियोडिक टेबल रटी, समझ ली देख के, तो आपकी काफ़ी चीज़ें उसी से निकल गई। फ्लोरीन कहाँ? 17वें ग्रुप में। कितना होता है फ्लोरीन के आखिरी में? टोटल एटॉमिक नंबर कितना है फ्लोरीन का? 9 का मतलब बाहरी कक्षक में बाहर कितना होगा? 7, 2 और 7, ठीक। अब 7 है, देखिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक। उसने बोरान के साथ एक लेकर, बाकी उसके कितने थे? 7 थे, 2 4 6 2 4 6 2 4 6 हो गया। क्लोरीन के पूरे स्टेप पूरे हो गए, दिख रहे हैं? 6 थे, 7 और 1 8, 6 7 और 1 8 पूरे हो गए। बोरान के क्या हाल है? बोरान के कितने हुए? बोरान के कितने दिख रहे हैं? 6। भाई 3 थे, x और एक फ्लोरीन का मिल गया, कितने हो गए? 6। अष्टक के लिए भी 2 कम है, तो ये क्या हो गया आपका? दूसरी तरफ अमोनिया ले लिए, अमोनिया में एक लोन पेयर एक्स्ट्रा लगाते हैं, अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर है। ये लोन पेयर बोरान को दे दे, तो ये क्या बन गया आपका?
बेस कॉन्सेप्ट में, किसकी एसिड बेस कॉन्सेप्ट में, लेविस वाले एसिड बेस कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट जो कर रहा है वो क्या हो गया, एसिड, और जो दे रहा है यहाँ H प्लस ओ एच, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कहेंगे सर H है ना ओ एच है, BH3 में H नहीं है मगर क्या है, लेविस एसिड है। NH3 में OH नहीं है मगर क्या है, लेविस बेस है ना। देखिए अब इसके आगे देखिए टाइप्स ऑफ लेविस एसिड, टाइप्स ऑफ लेविस बेस, जो बेस है, टाइप्स ऑफ लेविस बेसेस। टाइप्स ऑफ लेविस बेस है। बेस में देखिए पहला न्यूट्रल, पहला क्या है, न्यूट्रल, मतलब वो सभी न्यूट्रल स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही हैं, वो सभी न्यूट्रल स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही हैं। न्यूट्रल में क्या गया, पहला NH3, ठीक, आप लिखते चलिए NH3, कॉमा ROH, ROH क्या है, ROH, ये क्या है, ये ROH, OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH कौन सा फंक्शनल क्रियात्मक समूह है। बिल्कुल एक होता है ना, कक्षा 9 की किताबें और 10 की किताबें और एक फिर 11 की किताब, एक तरफ से फेरना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दिए। वो शर्म वाली बात नहीं होती इसमें। हो सकता है कॉलेज में पढ़ाया गया, आप लोगों को टाइम नहीं मिला, कोरोना भी चल रहा था, प्रमोशन भी हो गया, इसलिए 11th और 12th की किताब एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट कर दिए, बिना उसके पढ़े उसको बिल्कुल कंप्लीट किए, आगे बढ़ाने की बिल्कुल मत सोचिए। OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बोलिए OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर हैं, पेयर हम जब कह रहे हैं, पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब क्या होता है, अरे भैया थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी तो पढ़ी होगी। पेयर का मतलब क्या होता है, PAIR, पेयर, जोड़ा, जोड़ा, कितने जोड़े दिख रहे हैं, एक पेयर में कितने होते हैं, कितने पेयर हैं, ये 2 पेयर कर लिया, तुम लोग कहाँ अटके हो, क्या ऐसी चीज हम पूछ रहे हैं समझ नहीं आ रही है। पेयर क्या होता है, जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का पेयर, कितने पेयर हैं, 2, ये क्या है, ये ROH वाला अल्कोहल है, ये वाला कौन सा, क्या है ये, कौन सा है ये, नाम बताइए, नाम बताएं इसका, H2O, क्या है ये, हमें केवल ये देखना है कहाँ कहाँ लोन पेयर हैं जो डोनेट हो सकते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे,
लेविस बेस कहलाएंगे। और हम क्या लिखवा रहे हैं, तो अल्कोहल क्या है, लेविस बेस। लेविस बेस की कौन सी कैटेगरी चल रही है, न्यूट्रल वाली। भाई या तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है माइनस चार्ज के रूप में हो, कि माइनस चार्ज हमने दे दिया, एक माइनस बराबर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक माइनस बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, हमेशा याद रखिए, एक माइनस चार्ज बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। या तो हम माइनस चार्ज दे रहे हैं किसी को, ठीक, तो वो चार्ज वाले कहलाएंगे बेस, वो तो क्लियर दिख जाएंगे, जितने माइनस वाले हैं वो सब बेस हैं, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक, दिक्कत तो हमें कहाँ आती है, न्यूट्रल वाले ढूंढने में, कि आपको लिख दिया खाली CH3OH, तो आपको पता करना पड़ेगा, अच्छा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो वो लोन पेयर दे रहा है, इसलिए बेस है। NH3 में ये तीनों कितने हो गए आपके न्यूट्रल में, NH3, ROH, HOH, ये क्या हो गए, न्यूट्रल लेविस बेस, न्यूट्रल। फिर आगे नीचे देखिए, ऑल नेगेटिव आयंस, ऑल नेगेटिव आयंस, ऑल नेगेटिव आयंस आर लेविस बेस, आर लेविस बेस। Cl माइनस, OH माइनस, जहां माइनस दिखे तो वो तो आपका बेस है ही, जो माइनस दिखे, माइनस का मतलब क्या, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, वो अपना पूरा पेयर दे सकता है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर जी माइनस तो आता है जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है? तो देखिए, माइनस चार्ज जब देगा तो उस पर प्लस आएगा, माइनस चार्ज देने की बात हो रही है। देगा तो माइनस में माइनस रहेगा, और हम क्या कह रहे हैं, एक जो एक्स्ट्रा था वो दिया, प्लस एक अपना दिया, तो उस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, पहले न्यूट्रल और फिर प्लस। भाई कोई चीज टूटती है, सपोज करिए HCl टूटा, ठीक, तो HCl टूटा का मतलब क्या हुआ, HCl एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे और ऐसे, एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का। तो जब Cl माइनस आ रहा है तो ये तो इसका थाई था, ये दोनों उठ के एक तरफ आ गए, ये तो मतलब हुआ है, तब तो Cl का माइनस लगा है, एक उसका आया वापस और एक अगले का आया, वहां एक माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं बॉन्डिंग के, ठीक है, बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हम यहाँ जब लेविस एसिड और बेस की बात कर रहे हैं, याद रखिए पेयर में ही जाएंगे, माइनस वाला अगर देगा तो सीधे प्लस बनाएगा, न्यूट्रल पे नहीं आएगा, एक नहीं दे रहा है 2 दे रहा है ना, कितने दे रहा है, 2। तो जब एक दिया तो न्यूट्रल बना, 2 दिया तो प्लस बन गया, ठीक। तो 2 तरीके के बेस हो गए, कौन कौन से, एक न्यूट्रल हो गया और एक चार्ज वाले हो गए। इसी तरह से न्यूट्रल एसिड, न्यूट्रल लेविस एसिड
न्यूट्रल लेविस एसिड। न्यूट्रल लेविस एसिड में वो सभी चीजें जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिनके अष्टक पूरे नहीं है, ऑक्टेट जिनका आउटर ऑक्टेट पूरा नहीं है, वो सब किस में आएंगे? लेविस एसिड में आएंगे। ठीक, देखिए BF3 तो है ये, न्यूट्रल में BF3 एंड AlCl3 एंड AlCl3। AlCl3 क्या नाम पढ़ेंगे? AlCl3 का नाम क्या पढ़ेंगे? ये सब नाम पढ़ के सोचिए। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, क्या नाम है? एल्युमिनियम ट्राई। ठीक, ये आपके न्यूट्रल हो गए। इसके बाद सेकंड पॉइंट में ऑल कैटायंस, सभी कैटायंस। और कैटायंस, फॉर एग्जाम्पल Ag प्लस कॉमा Cu प्लस 2 कॉमा Fe प्लस 3 कैन एक्सेप्ट ग्रहण कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, can accept electron pair and they are Lewis acid। अब इसके अलावा देखिए, एक तो हो गया ऑक्टेट का कि ऑक्टेट हमारा भरा नहीं है। कुछ ऐसे एटम मॉलिक्यूल जिनमें d ऑर्बिटल खाली है, जिनमें d ऑर्बिटल खाली है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी टेबल पढ़ना स्टार्ट करिए। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नीचे ठीक, फास्फोरस से d, और फास्फोरस में देखिए आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन में कितने, फास्फोरस में कितने? नाइट्रोजन के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ मारिए अच्छे से, बहुत जरूरी है। अच्छा 11 की चीजें हैं। आपको का इंटर हो चुका है ना? इसी साल का इंटर है? इसी साल का इंटर है ना? 7 नाइट्रोजन में कितने? 7, 2 और 5, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, तो 2 2 4 3 7 हुआ है। और उसके नीचे फास्फोरस में आएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखिए नाइट्रोजन 15वें ग्रुप में आता है, या 3rd 4th 5th
फिफ्थ ए में आता है। तो जब फिफ्थ वाले ग्रुप में आ रहा है तो आखिरी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 में से 2 चले गए एस में, 3 बचे पी में। मगर फास्फोरस से डी ऑर्बिटल बनना स्टार्ट हो जाता है। नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं है। PCl5 का नाम सुना है? PCl5 का नाम सुना है? नाम क्या हुआ PCl का? PCl5 आप बताइए क्या कहेंगे उसको? बोलो सोच के, टाइम लियो अपना, आराम से बोलिए क्या होगा। फास्फोरस, ठीक है, पोटेशियम के होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक, पेंटाक्लोराइड का मतलब क्या? 5 क्लोरीन ने 5 इलेक्ट्रॉन दिए नाइट्रोजन पे। वो क्या कहते हैं, पी इलेक्ट्रॉन में तो 3 ही थे उसके पास, तो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आए? हम ये कह रहे हैं इसके बाहर में केवल NH2 NP3 जो p ऑर्बिटल था, सब में एक इलेक्ट्रॉन थे। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, PCl3 तो बन गया। जब PCl5 बना रहे हैं तो वो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन जो 2 क्लोरीन और आ रही हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ देंगी? वो अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ देंगी भाई? नाइट्रोजन के बाहर केवल p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से उसी के नीचे फास्फोरस आता है, उसमें भी वही कहानी है कि फास्फोरस में 3 इलेक्ट्रॉन बाहर p ऑर्बिटल में। तो जब p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है पहले से, क्लोरीन ने एक दे दिया, ठीक, भर गए p इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल भर गया आपका। 2 क्लोरीन और बच रही हैं PCl5 के लिए, वो कहाँ जाएंगी? डी में जाएंगी। तो फास्फोरस से डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो जा रहा है। या हम कहें कि थर्ड पीरियड जो आपका चालू हो रहा है, इस लाइन को क्या कहते हैं? ग्रुप। पीरियड टेबल में इस लाइन को क्या कहते हैं? खड़ी वाली को। और पट वाली को क्या कहते हैं? पीरियड्स। ये तो कहेंगे ग्रुप एंड पीरियड, तभी तो पीरियोडिक टेबल बना है। ठीक, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन, सेकंड में ये सब आ गए आपके कि बोरान, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर थर्ड पीरियड में ये चालू हो गए आपके हुए। थर्ड पीरियड से याद कर लीजिएगा, थर्ड पीरियड से डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाता है। मतलब इसमें फास्फोरस में P के बाद D भी है, खाली पड़ा है, मगर D है, तब तो उस D में क्लोरीन आके जुड़ रहा है। आगे लिखिए, ये कहाँ तक हो गया? पॉजिटिव आयन हो गया, न्यूट्रल हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। डाल दी हेडिंग, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कैसे नापते हैं? ये कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रेंथ ऑफ STREN GTH, STREN GTH, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इन्वर्टेड कॉमन करके लिखिएगा,
एक्वा सॉल्यूशन में जितना अधिक H प्लस बनता है, एक्वा सॉल्यूशन में जितना अधिक H प्लस बनता है वो एसिड उतना ही अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। इसी प्रकार एक्वा सॉल्यूशन में जितना अधिक OH माइनस बनता है वह बेस उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बंद कर दिए, बंद करने के बाद नीचे लिखिए वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ब्रैकेट में कैपिटल के सफिक्स में स्मॉल a सफिक्स कहते हैं, क्या कहेंगे इसको? सफिक्स। ठीक, के पढ़ा दिया था कल। वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka जितना अधिक होता है, देखिए स्ट्रॉन्ग में तो पूरी तरह टूट जाना है। ठीक, हमें वीक को लेके चलना है कि किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना का आ रहा है। ठीक, जितना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उतना ही ज़्यादा डिसोसिएट होगा, उतना ही ज़्यादा H प्लस बनाएगा। Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना अधिक क्या बनाएगा? H प्लस बनेगा, क्योंकि Ka क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या है ये? डिसोसिएशन कांस्टेंट, स्थिरांक, आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये लगा दिया है मतलब एसिड का। ठीक, ये लगा दिया है मतलब एसिड का। क्या लिखा है? सेंटेंस क्या लिखा है? जितना अधिक होता है उतना ही अधिक H प्लस बनता है या देता है, लिया, और उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आगे कहीं लिखिए नीचे बॉक्स बना के, बॉक्स के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, नीचे लाइन लिखिए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड Ha1, ये Ha1 इसलिए एसिड को कहा जाता है कि A के साथ H निकल रहा है। ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड Ha1 पूरे के अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड Ha2, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड Ha2 बराबर अंडर रूट Ka1 अपॉन अंडर रूट Ka2, Ka1 अपॉन अंडर रूट Ka1 अपॉन अंडर रूट Ka2।
दोनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट का रूट ले लेंगे। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगी, दो एसिड आपके पास हैं, उनकी स्ट्रेंथ पता करनी है। ठीक, एक के मुकाबले अगले की स्ट्रेंथ कितनी है, तो दोनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट लेके उसका अंडर रूट निकालेंगे। देखिए इसी प्रकार स्ट्रेंथ ऑफ बेस, नीचे फॉर्मूला लिखिए, स्ट्रेंथ ऑफ बेस BOH1, BOH1 मतलब बेस के साथ OH, एसिड के साथ H, एसिड को HA से, बेस को BOH से। ठीक, जो फॉर्मूला देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ बेस BOH1 अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ बेस BOH2 बराबर वही अंडर रूट KB1 अपॉन अंडर रूट KB2। लिखिए, एसिड अथवा बेस, एसिड अथवा बेस का आयोनाइजेशन, एसिड अथवा बेस का आयोनाइजेशन डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है। करिएगा, ये ऑप्शन में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन, इंक्रीज ऑन कंसंट्रेशन, नेवर चेंज, डज नॉट अप्लाई। बढ़ रहा है, घट रहा है या चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को, आयोनाइजेशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए वाटर में डिसोसिएट करने की प्रॉपर्टी होती है, चार्ज को दूर करने की प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बताया था, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट वाले में थी कि नहीं थी, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, जो पानी जो घुल जाए पानी, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, जिसमें घोला जाता है, उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। जिसको घोला जाता है उसे सॉल्यूट, और घुलने के बाद जो बने उसे सिंपल कीजिए। ठीक, तो सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब चीजें जो कोटा के एलएम वगैरह के जो है, जो स्टडी मटेरियल आते हैं, जो वहाँ कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो कोचिंग पढ़ाने के साथ साथ वो स्टडी मटेरियल भी देते हैं, स्टडी मटेरियल परचेज भी कर सकते हैं। तो स्टडी मटेरियल में ये सब चीज़ें लिखी हैं, ये सब चीज़ें लिखी हैं का मतलब कंपटीशन में इस लेवल के ऊपर की चीज़ें आती हैं। इंटर NCERT पढ़ के तो नहीं निकलेगा, जबकि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इंटर में से ये 11 से ये पढ़ लीजिए, 12 से ये पढ़ लीजिए, है ना। उन्होंने तो इतना कह दिया 11 से ये पढ़ लीजिए, 12 से ये पढ़ लीजिए। क्या इतना पढ़ के हो जाता है, ये मान के चलिए पूरी आधी, कम से कम आधी BSc तक का सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है। नीट JEE के लिए BSc तक का सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है, BSc लेवल तक की चीज़ें पढ़ानी, तब कहीं जाके जो है पूरा होता है। मेडिकल में
बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी मेडिकल लेवल की बायोलॉजी होती है फर्स्ट ईयर, और थोड़ी बहुत सेकेंड ईयर की बायोलॉजी आती है। वहाँ कोचिंग्स में डॉक्टर जाके पढ़ाते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी को मास्टर नहीं पढ़ाते, कोचिंग्स में डॉक्टर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि पहली बात वो पास आउट है, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात वो पास आउट है, पता है क्या होना है क्या नहीं करना, और कैसे क्वालिफाई करना है, कहाँ तक का सिलेबस आता है। सेकंड चीज़, वो अब डॉक्टरी कर रहे हैं तो डॉक्टरी की पढ़ाई का भी उनको पता है कि अच्छा ये चीज़ जो पूछी गई थी वो इंटर में नहीं है, वो मेडिकल के कोर्स में है। समझ आए? हमने प्रिपरेशन करी है, हमने गेट निकाला, क्वालिफाई किया, तो हमें पता है आईआईटी के एंट्रेंस में क्या आता है। खाली बस पढ़ा जाता है, केवल हमें सिद्धि पढ़ाई गई, पढ़ने किताब पढ़ने हो गया। पहली बात तो इंटर पढ़ के ख़त्म करिए, अब तो आगे पढ़ाया जाए। तो पानी का या हर सॉल्वेंट का एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो क्षमता या वो पावर होती है जो आयंस को दूर करती है, या कहें आयंस को अपने में घोलती है। भाई जब टूटेंगे तभी तो उसी को घुलना कहते हैं। घुलना किसे कहते हैं? जब टूटेंगे वही तो घुलेंगे, जब नहीं टूट रहे हैं तो कैसा घुलना? ठीक, तो वाटर की 80 के अराउंड होती है, पानी आपने देखा ज़्यादातर चीज़ को घोल लेता है, ठीक है, तो 80 के अराउंड है। तो एक ये भी उसने कहा, क्या लाइन लिखाई हमने? डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ? एक एक शब्द पढ़ के चला कि बहुत जरूरी होता है तो शब्द का मतलब पता होना। डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ? डाइल्यूट करना। डाइल्यूशन का मतलब, डाइल्यूट करने का मतलब, डाइल्यूट करने का मतलब डाइल्यूट कंसंट्रेट पता है कि नहीं पता है? डाइल्यूट का मतलब पता है, डाइल्यूट किसे कहते हैं पता ही नहीं पता है? बताते आप? हाँ ना, जल्दी जल्दी। पतला, एक गाढ़ा एक पतला। डाइल्यूट का मतलब, आप लोगों ने केमिस्ट्री लैब में घुसे कि नहीं घुसे कभी? चलिए कभी मौका लगा तो डिग्री कॉलेज में घुमा देंगे आप लोग को। बोतलों में आयन से एसिड्स लगे रहते हैं, हर एसिड की 2 शीशी होती है, एक पे लिखा रहता है डाइल्यूट DIL HCl, DIL H2SO4, DIL HNO3, और एक पे लिखा रहता है CONC कंसंट्रेट, गाढ़ा तेज। उसी पानी मिला देते हैं, पतला हो जाता है। तो कहीं प्रैक्टिकल में लिखा रहता है डाइल्यूट मिलाइए, कहीं लिखा रहता है कंसंट्रेट मिलाइए। तो डाइल्यूट का मतलब पतला। तो यहाँ उसने कहा, क्या कहा कि डाइल्यूशन करने पर आयोनाइजेशन बढ़ा। डाइल्यूशन करने पर आयोनाइजेशन बढ़ा का मतलब होता है हमने उसमें पानी और घोला, पानी और घोला तो पानी की डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आई। ज़्यादा पानी आया तो पानी की पावर बढ़ी। पानी की पावर बढ़ी किस चीज़ के लिए? आयंस को तोड़ने के लिए। इसलिए कह रहा है डाइल्यूशन करने पर आयनाइजेशन बढ़ता है। ठीक है, ये जो बढ़ा है पानी घोलने पर, कहाँ से बढ़ा? वाटर की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है जो आयंस को अलग अलग करती है। तो जब पानी की संख्या बढ़ाई, भाई 4 मॉलिक्यूल थे पानी के, सपोज करिए उन्होंने जो है 4 में से 2 मॉलिक्यूल को जो है घोल के तोड़ दिया। अभी 2 मॉलिक्यूल आपके ऐसे टहल रहे हैं, तो हमने 4 मॉलिक्यूल पानी के और डाले, तो
तो उन्होंने बाकी दो को भी घोल दिया। इस बात से देखिए, ठीक, 4 मॉलिक्यूल हमने एसिड के डाले, 4 मॉलिक्यूल पानी के लिए, 4 मॉलिक्यूल ने केवल 2 मॉलिक्यूल को घोला है अपनी क्षमता के हिसाब से, 2 अभी भी टहल रहे हैं। हमने 4 और डाले पानी के मोल्स, पानी बढ़ा हमारा, उसने बाकी दोनों पे असर किया, उसको भी घोल दिया, तो डाइल्यूशन हमारा बढ़ा, तो आयोनाइजेशन भी बढ़ा। ठीक, साइन को अंडरलाइन किए रहिए। क्वेश्चन आते हैं कि आयोनाइजेशन पर डाइल्यूशन का क्या असर पड़ता है। एक डाइल्यूशन पर आयोनाइजेशन क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है। ये सब चीज़ें यही छोटी छोटी लाइन निकल के आती हैं। और समझना कि हर चीज़ टफ निकल के आए, है ना। डालिए पीएच स्केल, पीएच स्केल, स्मॉल पी कैपिटल एच, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, नाम सुना है पीएच का। पीएच स्केल कितने से कितने तक होता है। और सोच कर पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है। अरे पीएच ये सुना है, लिटमस पेपर का नाम सुना है? कहाँ सुना, किस बारे में सुना है, क्या काम करता है लिटमस पेपर। क्या क्या काम करता है, कितना रंग का होता है। वो भैया कौन करता है। देखिए, नीले और लाल 2 तरीके का पेपर होता है। पत्ती पत्ती पट्टियाँ होती हैं पेपर में, पेपर नहीं है, पत्ती पत्ती पट्टियाँ होती है, स्टेपल की होती हैं। उन्हें से एक पट्टी को तोड़ा और डुबो के देखते हैं एसिडिटी बेसिसिटी। पहले 2 अलग अलग आया करते थे, एसिड वाला नीले को लाल, बेस वाला लाल को। ठीक, अब एक ही पट्टी में अलग अलग रंग बने रहते हैं, गाढ़े नीले से लेकर गाढ़ा लाल तक। गाढ़ा नीला, मॉडर्न का नीला, हल्का नीला, हल्का नीला, सफ़ेद, सफ़ेद के बाद फिर हल्का लाल, गाढ़ा लाल, गाढ़ा लाल और गाढ़ा लाल। एक ही पट्टी में सारे रंग बने हुए हैं। ठीक, हमने ढोया, ठीक, तो जिस रंग की हुई उससे हम एक ही बार पता लगा लेते हैं कि लाइट बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, न्यूट्रल है, लाइट एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। पहली चीज, पीएच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग होता है। नेगेटिव लॉग का मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बताता है। ठीक, पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। ठीक, आप ऐसे बना लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 14 तक बनाइए एक लाइन में पूरा। 0 से लेकर 14 तक एक लाइन में बना लें, लिखते चले जाओ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लाइट आ रही है, लाइट आ रही है कहाँ, पट्टी पार करें, पट्टी इधर पार करें। नहीं, क्या नाम है ना, इसको काम में आती है।
घोड़ा चला कहाँ है? पट्टी पार हो गए, वहाँ क्या है? तो पट्टी की धरी लाइट नहीं होगी तुम्हारा कौन विद्युत का हाँ है ना, वहाँ लाइट नहीं होगी तुम्हारा बेटा, खेड़ा लाइट होगी। मैं कल ही आ गई भी मैंने सुबह भी आ गई थी और जल्दी आ गई थी। भाई पीली कोटी का फीडर था, पीली कोटी से ओल्ड सिटी, वो ओल्ड सिटी कहलाती है, 4 फीडर हैं, वैष्णो देवी, छोटी बाजार, अलीगंज, मोहम्मदा चौराहा, रेलवे स्टेशन। यहाँ ये पुराना फीडर लगा हुआ है, उसमें फॉल्ट आते रहते हैं, ठीक है। पट्टी के उधर नया फीडर है, नई चीज़ बनी हुई है, तो वहाँ फॉल्ट नहीं आता है। ये पुरानी व्यवस्था चल रही है, बहुत पुरानी चल रही है, खाली तार चेंज हुआ, बाकी थोड़ा कुछ चेंज हुआ है। बाकी वहाँ फीडर गर्म हो जाते हैं, ट्रिप कर जाते हैं, लोग लाइट आई तुरंत लोगों ने ए सी चलाया, हॉट होने लगा, वहाँ थर्मोस्टेट लगे हुए हैं, गर्म हुआ अपने आप बंद कर देगा, ट्रिप कर देगा। लोड ज़्यादा बढ़ा तुरंत ट्रिप हो गए। 3 दिन से नहीं आ रही, 3रा दिन है। ये हालत है, एग्जाम भी चल रही है, सब हमारी चल रही है, ठीक है। 0 से 14 बना दिया आप लोगों ने, इसमें 0 से और 7 तक 1 2 3 4 0 1 2 3 4 किया है। 0 से और 7 तक ऐसे नीचे बना के ये ऐसे बना के यहाँ लिखेंगे क्या, एसिडिक। ठीक, और फिर 7 से और फिर 14 तक बना के क्या लिखेंगे, बेसिक। नीचे 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 7 तक एसिडिक, 7 से 14 बेसिक, और 7 के नीचे क्या लिखेंगे, न्यूट्रल। 7 के नीचे क्या लिखेंगे, एक लाइन चीज समझ में आ गई कि 7 तक जो पीएच होता है वो पीएच कैसा है, एसिडिक। 7 के ऊपर कैसा है, 7 पे कैसा है, ठीक, जो हम पानी पीते हैं कैसा है, पानी जो हम पी रहे हैं कैसा है, 7 तो कभी नहीं निकले, किसी पानी का नहीं निकलेगा 7, होना चाहिए 7, अगर 7 कभी नहीं निकलेगा, किसी का नहीं निकलेगा। 7 से थोड़ा सा आगे निकलता है, स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक। एसिडिक पानी हम नहीं पीते हैं, स्लाइटली बेसिक, कहते हैं कि खाना पाना ये है वो है पानी में, कहते हैं तो स्लाइटली। देखिए 7 तो न्यूट्रल है, यहाँ से 0 की तरफ बढ़ रहे हैं तो एसिडिटी बढ़ रही है। इसी तरह से 7 के बाद 14 तक जा रहे हैं तो बेसिसिटी बढ़ रही है। बताइए pH 2 स्लाइटली एसिडिक, मीडियम एसिडिक या स्ट्रॉन्ग एसिडिक, 3 चीजें आ गई। अब कौन कौन सी, क्या क्या हुई, स्लाइटली एसिडिक, मीडियम एसिडिक और स्ट्रॉन्ग। ये कहाँ से है, 7 से और 0 पे। तो 2 वाला कैसा हुआ, एसिडिक तो है मगर कैसा है, 2 वाला कैसा है, स्ट्रॉन्ग, मीडियम, स्लाइट। भाई अभी आप लोगों ने जो बनाया है, कहाँ बनाया है कॉपी में, यहीं पे ये स्लाइटली है, ये मीडियम है, ये स्ट्रॉन्ग है ना। जो आपने और 7 के बाद 14 तक बनाया है तो वो है। अब ये न्यूट्रल था, यहाँ से अब आगे बढ़े तो हमें क्या मिलेगा, हल्का बेस। तो मतलब 7 8 9 कैसे हो गए, स्लाइटली बेसिक, है ना, हो गए।
स्लाइटली बेसिक। 10-11 मीडियम बेसिक। 13-14 स्ट्रॉन्ग बेसिक। बीचों बीच न्यूट्रल। फिर इसी तरह 7 की तरफ बढ़े, अगर 0 की तरफ बढ़ रहे हैं तो पहले हल्का एसिडिक, मीडियम एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक। ठीक, इधर बढ़ रहे 14 की तरफ तो पहले स्लाइट बेस। स्लाइट का मतलब होता है हल्का, स्लाइटली बेसिक, मीडियम बेसिक, स्ट्रॉन्ग। तो आप पीएच से लिक्विड का एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पता लगा सकते हैं। ठीक, पानी हम लोग कैसा पीते हैं? स्लाइटली एसिडिक एसिड पानी पी रहा है। नहीं भाई, घर में जाके पानी एसिड ला के घर देखते सर जी एसिडिक है, स्लाइटली बेसिक। याद रखिए, ठीक, एसिड तो पी नहीं सकते हैं, है ना? स्लाइटली खट्टापन का मतलब एसिडिटी। खट्टापन तो तुरंत पता चल जाएगा, बेसिक इतनी जल्दी नहीं पता चलता है ना? प्योर वाटर बिल्कुल ही उसमें देखिए, प्योर वाटर का मतलब कोई मिनरल नहीं होने चाहिए। आप आरओ वगैरह देखते हैं या बिस्लरी वगैरह लेते हैं, उसमें लिखा रहता है मिनरल्स एडेड। मिनरल उनमें ऐड किए गए। जब उनमें ऐड किए गए हैं मिनरल्स तो पीएच जो है वो चेंज हुआ। पीएच क्या हुआ? लिखिए इसमें किसी सॉल्यूशन का पीएच, किसी सॉल्यूशन का पीएच निगेटिव की वो वैल्यू होती है, निगेटिव की वो वैल्यू होती है एज द मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव पावर। निगेटिव पावर की वो वैल्यू होती है जो H3O प्लस की कंसंट्रेशन को बताता है। H3O प्लस की कंसंट्रेशन को बताती है। मुझे लिखिए स्क्वायर ब्रैकेट में H3O प्लस बराबर 10 टू द पावर माइनस एक्स, 10 टू द पावर माइनस एक्स। फिर नीचे लिखिए पीएच बराबर एक्स। नीचे लिखिए लॉग H3O, लॉग फिर स्क्वायर ब्रैकेट में H3O प्लस, पहले लिखेंगे लॉग फिर स्क्वायर ब्रैकेट में H3O प्लस बराबर लॉग 10 टू द पावर माइनस एक्स। दोनों तरफ का लॉग ले लिया। अच्छे से याद रखिए, अच्छे से सोचिए, समझिए। हर चीज़ को बोर्ड से देखकर उतारने की आदत अब छोड़ दीजिए। बोर्ड में दिखाया तो दिमाग चलाना नहीं है, हमने सभी लिख दिया, हमने याद किया। सुनिए, समझिए और लिखिए कि हमने क्या सुना, फिर हमें क्या लिखना है। दोनों तरफ का लॉग लेना है। तो हमने लॉग स्क्वायर ब्रैकेट में जैसे जैसे होता है वैसे हम बोलते हैं लॉग फिर स्क्वायर ब्रैकेट में H3O प्लस बराबर लॉग 10 टू द पावर माइनस एक्स। फिर नीचे लिखिए बराबर करके। अब देखिए 10 टू द पावर पे जो पावर होती है वो लॉग के पहले आती है। लॉग के कुछ रूल्स, लॉग 10 टू द पावर 2 बराबर 2 लॉग 10। लॉग 10 टू द पावर 2 अगर कहीं लिखा है तो
उसका क्या मतलब हुआ, 2 आगे आ जाता है, 2 log 10। तो यहाँ पे log 10 टू द पावर माइनस एक्स है, बराबर करके लिखिए माइनस एक्स log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, जो चीज़ें एक्स्ट्रा बोला करें उनको ऊपर लिखते चला करिए, जैसा बता दिया। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो वहाँ पे माइनस एक्स गुणे log 10 था, अब क्या बचा, केवल माइनस एक्स हो गया। तो माइनस एक्स बराबर log, अभी एक तरफ का पूरा एज इट इज है, log h3o प्लस जैसे था चल रहा था, तो x बराबर कितना आया, x बराबर क्या आया, माइनस log h3o प्लस, यही आया कि नहीं आया, x बराबर इतना आ गया कि नहीं आया, हमने केवल माइनस को उधर कर दिया, x बराबर माइनस log h3o प्लस, इसी को कहते हैं x को pH, ऊपर क्या लिखा था हमने, pH बराबर x, ठीक। अब यहाँ नीचे लिखिए pH बराबर माइनस log h3o प्लस, pH बराबर माइनस log h3o प्लस, ठीक। मतलब pH क्या आती है, H प्लस कंसंट्रेशन का निगेटिव लॉग, H प्लस कंसंट्रेशन का निगेटिव लॉग क्या कहलाता है, pH। pH स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है बता दिया, ठीक। उस स्केल में स्लाइटली एसिडिक क्या है, मीडियम एसिडिक क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक क्या है, स्लाइटली बेसिक क्या है, मीडियम एसिडिक बेसिक क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिक कहाँ से कहाँ तक है, बिल्कुल 13-14 वैल्यू आ रही है। स्ट्रॉन्ग बेस 5-6 है, तो 5-6 है, तो pH की वैल्यू 5-6 है, तो मीडियम क्या पूरा बताओ, मीडियम 7 से 9 के बीच में है, तो पूरा बताओ, 7 से 9, 7 से हम बढ़ रहे हैं बेसिक की तरफ, हम बढ़ रहे हैं 7 से, तो स्टार्ट है बेसिक 7, 8, 9, तो स्टार्टिंग का बेस कैसा होगा, न्यूटन छोटा केवल 7 है, 7 से हम बढ़ रहे हैं तो स्लाइटली बेसिक कैसा होगा, आएगा 14 स्लाइटली बेसिक, बीच में कैसा आएगा, मीडियम बेसिक, और 13-14 कैसे आएंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिक, ठीक है। आप लोगों को जो है अल्फा की वैल्यू, लेविस वाले स्ट्रक्चर सारे, लेविस एसिड कौन से हैं, लेविस बेस कौन से हैं, ये सब, ठीक। सोल्यूशन में नॉर्मलिटी मोलरिटी टेस्ट की बता रहे हैं, टेस्ट में क्या क्या है, नॉर्मलिटी मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, सब चीजें पाई थी, थोड़ा आया था, नहीं हो पा रहा था, खैर देख लेंगे, ठीक है ना। 1 माइनर क्वेश्चन या 1 वर्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन देने हैं, 10 यहाँ से 10 यहाँ से, आप लोग लिख देंगे। ये हमारी पहली क्लास थी। सोल्यूशन वाली करेंगे कि नहीं करेंगे, सोल्यूशन वाली, सोल्यूशन वाली किसी ने करी थी, चार ऑप्शन देंगे, चाहे बार बार लिखे, है ना, चाहे 4 ऑप्शन लिखे, चाहे बार बार लिखे, चाहे वो ऊपर न्यूमेरिकल दे दिया, निकालिए नॉर्मलिटी को, है ना, मोल फ्रैक्शन निकालिए, सब चीज़ें निकालिए।